रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 11 वर्कलोड मैनेजमेंट। इसी यूनिट में और ख़ासकर इसी पार्ट में जो है ना हम बेसिकली स्ट्रेस देंगे किस बात पे जो है ना हम डिस्कशन करेंगे कि वर्कलोड एनालिसिस जो है ना हम किस तरह करते हैं। किस तरह जो है ना हम ये कहेंगे कि इस एम्प्लॉय को जो है ना इतना काम चाहिए, इसको जो है ना इतना काम डिज़ाइन करो, इसको जो है ना इतना काम डिज़ाइन करो। ओके, तो उसी के लिए हम करते हैं वर्कलोड एनालिसिस और उसकी बेस पे जो है ना फिर हम मैनेजमेंट करते हैं। सबसे पहले वर्कलोड होता क्या है, तो सादा अल्फाज में जब हम कहते हैं तो वर्कलोड एक एम्प्लॉय को आप कितना वर्क देते हो और कितने टाइम में आप उनसे जो है ना वो वर्क मांगते हो, वो काम मांगते हो, तो वो जो है ना वो क्या होता है, वो वर्कलोड होता है। और इसी का मैनेजमेंट, इसको हम कहते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट। अच्छा, वर्कलोड मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिवली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग टास्क। अब इसमें जो है ना हम क्या करते हैं, इसमें हम वर्कलोड को इफेक्टिवली प्लान करते हैं कि किसको जो है ना कितना वर्क देना है, कितने टाइम में जो है ना उन्हें पूरा करना है, कितनी कितनी स्टेप्स होते हैं, तो ये सारा एक नक्शा हम उनको खींचाते हैं। दूसरा जो है ना हम ऑर्गेनाइज करते हैं उस वर्कलोड को कि किस बंदे को जो है ना कितना वर्क जो है ना वो देना चाहिए। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन हम करते हैं उस वर्कलोड और एम्प्लॉय का। फिर जो है ना हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि कौन सा काम जो है ना वो हमने पहले करना है, कौन सा काम जो है ना वो बाद में करना है। ये फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और फिर जो है ना हम इन टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एम्प्लॉयज के दरमियान, डिपार्टमेंट्स के दरमियान। ये जो है ना फिर क्या करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रायोरिटाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अब टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, आप वर्कलोड होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट। अब ये हम करते हैं इंडिविजुअल के दरमियान या जो है ना टीम्स हमारे होते हैं, टीम्स जो है ना हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि इन टीम्स का जो है ना ये टीम जो है ना ये इतना काम मुझे इतनी दिनों में देगा, या ये एम्प्लॉय जो है ना मुझे इतनी दिनों में। अब इसका वर्कलोड मैनेजमेंट का मेन पर्पस क्या होता है, वर्कलोड मैनेजमेंट का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। मीन कि आप जो है ना प्रोडक्टिव किस चीज़ को कहते हैं, आउटपुट बाय इनपुट। तो आउटपुट आपका जो है ना कितना ऑप्टिमाइज होता है, तो वो ऑप्टिमाइजेशन आपके वर्कलोड मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह मैनेजमेंट किया। साथ में एफिशिएंसी 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 मीन मैक्सिमम आउटपुट जो है ना आप लेस इनपुट से गेन करते हो, तो ये एफिशिएंसी होता है। और साथ में परफॉर्मेंस आप इम्प्रूव करते हो एम्प्लॉइज की। तो ये सारे के सारे ये क्या होते हैं, ये वर्कलोड मैनेजमेंट से कि आप बेहतरीन तरीके से आपने जो है ना मैनेजमेंट की, सही बंदे को आपने जो है ना उसके मुताबिक आपने काम हवाला किया, तो ये और सही टाइम जो है ना उसके लिए आपने मुख्तस की। साथ में ये जो वर्कलोड मैनेजमेंट आप करते हो ना, तो इसमें जो बेसिक फैक्टर होता है वो ये होता है कि आप इतना वर्कलोड जो है ना वो डिज़ाइन करेंगे एक बंदे को, ताकि उसी से जो है ना उसका वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना वो क्या हो जाए, वो अफेक्ट न हो जाए। तो वर्क लाइफ बैलेंस की आपने हेल्दी रखना है। वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है कि एक एम्प्लॉय तो इधर जो है ना आपके पास 8 घंटे काम भी करेगा, लेकिन आप उसको जो है ना इतना थकावट उनको नहीं देंगे, या आप उसको जो है ना इतना बिजी नहीं रखेंगे ताकि वो अपनी सोशल लाइफ जो है ना उसका क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए। तो आप उसकी इस्तिताअत, उनकी ताकत के मुताबिक, उनकी स्किल्स और नॉलेज के मुताबिक आप उनसे जो है ना आप उनको वर्कलोड डिज़ाइन करेंगे। ओके, तो ये तो वर्कलोड मैनेजमेंट। अब वर्कलोड क्या होता है, वर्कलोड जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि द अमाउंट ऑफ वर्क डिज़ाइन टू आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ वर्कर। एक बंदे को जो है ना आप कितना वर्क देते हो, कितना वर्क आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो, या कितना आपने उनको हवाला कर दिया विद इन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। और एक स्पेसिफिक टाइम आपने एक बंदे को कहा कि ये काम है, ये प्रोजेक्ट जो है ना ये प्रिपेयर करना है, लेकिन ये मुझे जो है ना 2 दिनों में चाहिए। तो ये क्या है, ये वर्कलोड उस बंदे को आपने डिज़ाइन किया। अच्छा, द अमाउंट ऑफ वर्क डिज़ाइन टू पर्सन और ग्रुप, या वही वर्क जो है ना आप डिज़ाइन करते हो एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल को, या एक सारे ग्रुप को, और उसका जो है ना आप एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम आप उनको देते हो। तो यही क्या होता है, ये वर्कलोड होता है। वर्कलोड एनालिसिस फिर किस चीज़ को कहते हैं, अ टूल यूज टू प्रेडिक्ट एंड प्लान फ्यूचर वर्क एंड स्केल रिक्वायरमेंट्स। अब इसमें हम क्या कहते हैं, वर्कलोड एनालिसिस में हम ये कहते हैं कि हमने जो है ना फ्यूचर वर्क को हम प्रेडिक्ट करते हैं, और फ्यूचर वर्क के लिए हम प्लान करते हैं कि ये जो है ना ये एक प्रोजेक्ट है न्यू, और इन प्रोजेक्ट को जो है ना इतना इतना काम है, 2 बिल्डिंग्स बनानी है। अब ये 2 बिल्डिंग जब हम बनाते हैं या 2 डिपार्टमेंट्स हम बनाते हैं, तो इसके लिए जो है ना कितने वर्कर्स चाहिए, कितना टाइम चाहिए, कितने ड्यूरेशन में जो है ना ये
पूरा होगा, कितनी स्किल्सफुल लोग जो है ना इनके लिए चाहिए। तो ये जो प्रोडक्शन आप करते हो, ये जो फ्यूचर प्लान आप बनाते हो, तो ये आप थ्रू वर्कलोड एनालिसिस। और ये आप किस तरह करते हो, ये आपके पास जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस होता है उसके बेस पे जो है ना आप क्या करते हो कि आपके पास जो है ना पहले आपने जो है ना 2 डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी जो है ना आपने 2 बिल्डिंग्स बनाई है, तो उनके बेस पे जो है ना उनके परफॉर्मेंस को देख के आप इन न्यू बिल्डिंग्स के लिए जो है ना क्या करते हो, वर्कलोड एनालिसिस करते हो। ओके, टू सेट बेसलाइन फॉर स्पेसिफिक जॉब। तो एक स्पेसिफिक जॉब, या जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया एक बिल्डिंग बनाने का। अच्छा, काइंड ऑफ जॉब टू बी एनालाइज्ड। अब कौन कौन सी जॉब जो है ना उसको हम एनालाइज कर सकते हैं, कौन कौन सी जॉब के हम वर्कलोड एनालिसिस कर सकते हैं। तो हर एक जॉब जो एम्बिगुअस जॉब हो या उसकी जो है ना कोई प्रोसेस उसका क्लियर नहीं हो, तो वो आप एनालाइज नहीं कर सकते। वो जॉब आप एनालाइज कर सकते हैं जिनकी टारगेट मेजरमेंट जो है ना वो क्लियर हो, मीन कि उनकी गोल जो है ना वो वेल डिफाइन हो कि फ्यूचर में जो है ना ये जॉब जो है ना ये किस हवाले से है, ये मैनेजमेंट के हवाले से है, या जो है ना या एक नर्स है, हेड नर्स है, या जो है ना इनके काम क्या होते हैं, गोल्स डिफाइन हो, क्लियर प्रोसेस हो। प्रोसेस मीन कि इसकी स्टैंडर्डाइज प्रोसेस और डिफाइन स्टेप हो। ऐसा नहीं कि कोई न्यू चीज़ जो है ना आप लॉन्च कर रहे हो तो उसका एनालिसिस फिर जो है ना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। उसका पहले जो है ना आपके पास अगर न्यू चीज़ भी आप लॉन्च कर रहे हो तो उसका एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस जो है ना आपके पास प्रेजेंट हो, एक डिफाइंड स्टेप्स हो आपके पास। फिर जो है ना क्लियर एक्टिविटीज हो, जो जॉब होता है या जो भी काम होता है, तो ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोसेस इनटू डिस्क्रीट एक्टिविटीज, सिंपलर वर्कलोड एनालिसिस। तो आपने जो है ना आपकी उनकी क्लियर एक्टिविटीज की, ये तो है ये हेड नर्स का पोस्ट है, पोजीशन है। अब इस हेड नर्स ने जो है ना कौन कौन सी काम करनी है हॉस्पिटल में, इन्होंने जो है ना मैनेजमेंट, इन्होंने जो है ना इंटर रिलेशनशिप विद अदर डिपार्टमेंट, इन्होंने जो है ना अपने स्टाफ को कंट्रोल करना। तो ये एक एक एक्टिविटी जो है ना उसका क्या हो वो क्लियर हो। ओके, क्लियर द ओनर, और ओनर इसका क्लियर हो, knowing who is accountable for each activity, streamline communication and avoid duplication of effort, facilitate performance tracking। तो आप ये जो है ना क्लियर द ओनर मीन कि जो काम आप करते हो, जो प्रोसेस है या जो जॉब है, जो काम है, उसका ओनर क्लियर हो कि कौन बंदा जो है ना इसके लिए अकाउंटेबल होगा। ओके, मैं जो है ना मैं इधर आपके लिए एक डिपार्टमेंट बना रहा हूँ, लेकिन मुझे आप एक क्या दो, एक अकाउंटेबल बंदा दे दो, ताकि जो भी मुश्किलात आती हो, जो भी प्रॉब्लम्स आते हो, तो मैं उनसे जो है ना क्या करूँगा, वो मुझे जो है ना अकाउंटेबल होगा। तो स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन के लिए, स्मूथ कम्युनिकेशन के लिए, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट जो है ना वो ना हो, ताकि ऐसा ना हो कि यार मैं एक बंदे को जो है ना काम डिज़ाइन करो और कल जो है ना दूसरा आ जाए कि ये तो आपने गलत की है। तो मुझे एक बंदे का जो है ना वो चाहिए। फैसिलिटेट परफॉर्मेंस ट्रैकिंग हो, मैं जो है ना मैं इवालुएट करूँ कि परफॉर्मेंस जो है ना वो किस तरह जा रही है। ओके, तो इसके लिए क्लियर ओनर के होना लाजमी है। तो ऐसे काम जिनकी ये क्वालिटीज़ हो, ऐसी जॉब जिनकी ये क्वालिटीज़ हो, तो उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप एनालाइज कर सकते हो। अच्छा, अब वर्कलोड एनालिसिस मेथड, 2 बेसिक मेथड्स होते हैं, एक होता है टाइम बेस्ड मेथड, दूसरा होता है एक्टिविटी बेस्ड मेथड होता है। ओके, टाइम बेस्ड मेथड में जो है ना आप टाइम को ट्रैक करते हो, अमाउंट ऑफ एम्प्लॉइज स्पेंड ऑन डिफरेंट टास्क एंड एक्टिविटीज। अब इसमें जो है ना अमाउंट ऑफ टाइम एम्प्लॉय स्पेंड, कितना टाइम जो है ना एक एम्प्लॉय या डिफरेंट एम्प्लॉय जो है ना वो टास्क और एक्टिविटी पे स्पेंड करते हैं। तो आप टाइम को जो है ना ट्रैक करते हो कि स्पेसिफिक जॉब पे कितना टाइम लग गया। फिर जो है ना आप एनालाइज टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आप एनालाइज करते हो कि ये जो है ना ये इन्होंने जो है ना पेशेंट को एक ग्रीट करने में जो है ना इतना टाइम लगा दिया, पेशेंट को मेडिकेशन देने में इतना टाइम दिया लगा दिया, पेशेंट ऑपरेशन पे इतना टाइम लग गया। तो ये एक एक प्रोसीजर, एक एक स्टेप पे जितना टाइम लग गया, तो उसको आप क्या करते हो, उसको आप एनालाइज करते हो, सिट टाइम स्टैंडर्ड फॉर द नेक्स्ट टाइम। और फिर जो है ना आप इसी के थ्रू, ये जो अभी हो गया, तो इसी के थ्रू जो है ना आप नेक्स्ट टाइम के लिए, आज एक पेशेंट आ गया, उसका जो है ना एमआई था, तो उसकी जो असेसमेंट कितने टाइम पे हुई, उसकी मेडिकेशन कितने टाइम पे हुई, इंटरवेंशन, ये सारे कुछ, तो उसी के लिए आप जब नेक्स्ट टाइम एमआई पेशेंट आएगा, तो उसी के लिए आपने एक स्टैंडर्डाइज टाइम जो है ना वो ऑलरेडी आपने सेलेक्ट की होगी। तो ये क्या होता है, ये टाइम बेस्ड मेथड होता है, टाइम बेस्ड एनालिसिस मेथड। अब दूसरा जो मेथड है वो है एक्टिविटी बेस्ड मेथड। एक्टिविटी में जो है ना आप टाइम पे फोकस नहीं करते हो, आप फोकस ऑन द स्पेसिफिक एक्टिविटीज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म देम। अब इसमें जो है ना आप जो फोकस आपका होता है वो आप एक्टिविटीज
और स्किल्स पे आप फोकस करते हो। ओके, कि आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ को जो है ना आप आइडेंटिफाई करते हो कि एम आई पेशेंट आ गया तो कौन कौन सी पहले जो है ना असेसमेंट किस तरह हुआ, रिसीव लोगों ने किस तरह किया, असेसमेंट किस तरह हुआ, मेडिकेशन कौन कौन सी लग गई, किनलाइजेशन क्या हुआ, फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह ये चीज़ें, इंटरवेंशन, फिर जो है ना फिजिकल थेरापी वगैरह, ये सब कुछ जो है ना ये किस तरह हो गई। तो एक पेशेंट के लिए तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, उसको हम एक्टिविटी बेस्ड, इसमें आप एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हो, फिर एनालाइज एक्टिविटी कम्प्लेक्सिटी, कम्प्लेक्सिटी को आप एनालाइज करते हो कि कौन सी एक्टिविटी जो है ना वो कितना कम्प्लेक्स था, किस तरह जो है ना वो डिलीवर किया गया, और फिर जो है ना उसी के बेस पे आप नेक्स्ट के लिए जो है ना वर्कलोड एलोकेशन करते हो। क्या करते हो आप, नेक्स्ट के लिए जो है ना वही की एक्टिविटी जो है ना आप एलोकेट करते हो कि नेक्स्ट के लिए अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो ऐसी एक्टिविटी जो है ना वो हमने परफॉर्म करनी है। तो ये क्या होता है, ये एक्टिविटी बेस्ड मेथड होता है। अब ये तो हमने पढ़ ली मेथड, एक होता है टाइम बेस्ड मेथड, दूसरा होता है एक्टिविटी बेस्ड मेथड। टाइम से ट्रैक करते हो, दूसरा जो है ना आप एक्टिविटी से ट्रैक करते हो। अब इन्हीं के लिए, इन मेथड्स के लिए कौन कौन से टूल्स हम यूज करते हैं ताकि हमें जो है ना ये डिफाइन कर सके, तो वो टूल जो है ना सबसे पहले लीड टाइम एनालिसिस, जॉब वेट एनालिसिस एंड फुल टाइम इक्विवेलेंट एनालिसिस। ओके, अब लीड टाइम एनालिसिस में हम टाइम बेस्ड मेथड यूज करते हैं। लीड टाइम एनालिसिस ये वो टूल होता है, यहाँ पे देखिए आप, लीड टाइम एनालिसिस में दिस मेथड फोकसेस ऑन टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट स्पेसिफिक टास्क और प्रोसेस। अब ये जो है ना ये टाइम बेस्ड मेथड पे जो है ना ये टूल बेस करते हैं, और ये जो है ना इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम टाइम को जो है ना वो देखते हैं, टेक्स टाइम टू स्पेसिफिक टास्क और प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, तो ये टूल हमें वही टाइम असेस करते हैं। अच्छा, आइडेंटिफाई डिलेज एंड पोटेंशियल एरियाज फॉर स्ट्रीमिंग द प्रोसेस। अब ये जो है ना ये टूल, इसी टूल के थ्रू हम जो है ना जो डिलेज होते हैं एक स्पेसिफिक प्रोसीजर में, एक स्पेसिफिक स्टेप में जो डिलेज होते हैं, जो पोटेंशियल एरियाज होते हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होते हैं, तो वो जो है ना वो हमें आइडेंटिफाई करते हैं। डजेंट कंसिडर द रिसोर्सेज आर स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर ईच। अब इसकी लिमिटेशन क्या होते हैं कि इसकी लिमिटेशन टाइम लीड टाइम एनालिसिस की ये जो है ना ये स्किल्स और एक्टिविटीज़ को फोकस नहीं करती, और स्किल्स और एक्टिविटीज़ भी जो है ना होना चाहिए। आप सिर्फ टाइम को नहीं कि एक प्रोसीजर की डिले आ गया तो आप लोगों पे बरहम होते हैं, नहीं, आपने उधर देखना है कि वो जो स्किल्स और एक्टिविटीज़ उधर परफॉर्म हो रही थी तो वो कम्प्लेक्सिटी के नहीं, टाइम क्यों लग गया। तो ये जो है ना ये इसमें क्या है, लिमिटेशन है, वीकनेस है इसकी, कि इसमें जो है ना स्किल्स और एक्टिविटीज़ को जो है ना फोकस नहीं किया गया है। अच्छा, दूसरा होता है जॉब वेट एनालिसिस। अब जॉब वेट एनालिसिस स्किल्स, नॉलेज, एफर्ट एंड रिस्पांसिबिलिटी पर स्पेसिफिक जॉब। अब ये एक्टिविटी बेस्ड एनालिसिस होता है। ओके, इसमें जो है ना किस चीज़ को फोकस किया जाता है, इसमें जो है ना स्किल्स, नॉलेज, एफर्ट्स एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्पेसिफिक जॉब को जो है ना वो फोकस किया जाता है। इंश्योर फेयरनेस। अब इसकी जो है ना बेनिफिट्स के, इंश्योर फेयरनेस एंड वर्कलोड असाइनमेंट। अब जब वर्कलोड आप डिजाइन करते हो, डिलीगेट करते हो, तो उसमें फेयरनेस लेके आते हैं जॉब वेट एनालिसिस। किस तरह फेयरनेस, कि आप बंदे को देख के उसके मुताबिक आप उसको जो है ना काम हवाला करते हो। एक बंदा है वो न्यू एम्प्लॉय है, तो न्यू एम्प्लॉय पे आप ज़्यादा लोड जो है ना वो नहीं डालते, ज़्यादा स्किल्स आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते। आइडेंटिफाई पोटेंशियल स्किल्स गैप विद इन अ टीम। और आपको ये भी पता चलता है कि कौन सी जगह पर जो है ना कौन सी नीड्स है। अब फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आ गया और वो जो है ना उनको ब्रीथिंग डिफिकल्टीज है, अब आपका जो टीम है वो उनको जो है ना केयर प्रोवाइड करते हैं। आपने जो है ना अपनी टीम की स्किल, नॉलेज, सब कुछ जो है ना वो जॉब एनालिसिस के थ्रू वो देखना है आपने। अब आपको वही स्किल्स का पता चलता है जहाँ पे नीड्स होते हैं स्किल के, और आपकी टीम जो है ना वो प्रोवाइड नहीं कर सकती। ओके, तो वही स्किल, वही गैप जो है ना आप इसके थ्रू आप वो मालूम कर सकते हो। अब इसमें लिमिटेशन के कैन बी सब्जेक्टिव इन असाइनिंग पॉइंटलेस वैल्यू टू कम्प्लेक्सिटी। अब यहाँ पे जो है ना आप स्किल्स और नॉलेज को जो है ना एक्टिविटीज को आप कम्प्लेक्सिटी के लेवल पे आप डिजाइन करते हो कि ये एक्टिविटी इन्होंने परफॉर्म की तो ये इतनी पॉइंटेड के लिए ये 10 टाइम जो है ना ये कम्प्लेक्स था, पिछले वाले से 15 टाइम जो है ना ये कम्प्लेक्स था। अब ये जो डिजाइनिंग आप करते हो, ये जो कम्प्लेक्सिटी आप डिजाइन करते हो, कम्प्लेक्सिटी का ये पॉइंट वैल्यू आप देते हो, तो ये आपका अपना क्या होता है, आपका अपना एनालिसिस होता है, आपका सब्जेक्टिव एनालिसिस होता है। ऑब्जेक्टिवली जो है ना ये नहीं होती कि आप करेक्टली, तो इसमें आपका जो पर्सनल फीलिंग्स होते हैं, आपकी पर्सनल बाइसेस होते हैं, तो वो क्या आते हैं, वो दरमियान में आते हैं। तो इसी वजह से जो है ना इसमें सब्जेक्टिवनेस थोड़ी सी आते हैं, तो ये इसके क्या है, लिमिटेशन है। ओके, अच्छा, फिर फुल टाइम इक्विवेलेंट में क्या होता है
फुल टाइम इक्विवेलेंट एनालिसिस। अब इसमें जो है ना नंबर ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक वर्कलोड। फुल टाइम इक्विवेलेंट में हम क्या करते हैं, इसमें जो है ना हम देखते हैं कि एक स्पेसिफिक वर्कलोड के लिए कितना टाइम जो है ना वो चाहिए जिसको हम क्या करें, इसको हम कंप्लीट करें। ये जो है ना हमें पता चलता है स्टैंडर्ड वर्किंग आवर से, वर्कलोड और स्टैंडिंग वर्किंग आवर से। फॉर एग्जांपल फुल टाइम इक्विवेलेंट हम इसको कहते हैं कि एक एम्प्लॉय है और वो जो है ना वो पर डे जो है ना या कितना काम करते हैं, या पर वीक कितना काम करते हैं, या पर ईयर जो है ना वो फुल टाइम कितना काम करते हैं। मोस्टली जो है ना जो हम लेते हैं तो हम लेते हैं कि पर वीक एम्प्लॉय जो है ना वो फुल टाइम मीन कि पर डे जो है ना वो फुल टाइम कितना काम करते हैं। अब फुल टाइम इक्विवेलेंट मैं एग्जांपल दे दूं, तो फुल टाइम इक्विवेलेंट का जो स्टैंडर्ड वर्किंग हॉर्स होता है हमारी कंट्री में, तो क्या होता है वो 40 हॉर्स होता है। और ये मैंने पहली वाली यूनिट में भी आपको डिस्कस किया था। 40 हॉर्स जो है ना वो पर वीक होते हैं। और ये 40 हॉर्स किससे आते हैं, ये आते हैं 5 वर्किंग डेज से। तो ये आते हैं 5 और क्रॉस तकरीबन आते हैं ये 5 क्रॉस 8 हॉर्स। 8 हॉर्स जो है ना वो क्या करते हैं, 5 क्रॉस 8 हॉर्स जो है ना 8 हॉर पर डे जो है ना वो क्या देते हैं, वो ड्यूटी करते हैं। और 5 दिनों के लिए जो है ना वो क्या करते हैं, ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। तो अब इससे आते हैं 14 आवर्स आते हैं। ओके, तो 40 आवर्स पर वीक जो है ना वो क्या होते हैं, वो फुल टाइम इक्विवेलेंट होता है, स्टैंडर्ड होता है। अब आप एनालिसिस के थ्रू आप किस तरह करते हो, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना एक प्रोजेक्ट आ गया। अब वो प्रोजेक्ट जो है ना आप कहते हो कि मैंने उस प्रोजेक्ट को जो है ना वो कंप्लीट करना है 8 दिनों में जो है ना मैंने प्रोजेक्ट को क्या करना है, 8 दिनों में मैंने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है फॉर एग्जांपल। अब आप कहते हो कि इस 8 दिनों के लिए 8 दिनों में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, मैंने इसके लिए कितनी एम्प्लॉइज लेनी है। तो वो एम्प्लॉइज और रिसोर्सेज का जब आप तयन करते हो तो वो आप फुल टाइम इक्विवेलेंट से कर सकते हो। अब आपका कंपनी जो है ना जैसे कि हमने कहा कि स्टैंडर्ड वो जो है ना 5 दिन आप काम करते हो, और आपका पर डे जो है ना वो क्या होता है, वो 8 आवर जो है ना आपका वो होता है। तो आपने 8 दिनों में कंप्लीट करना है। तो 8 दिनों का मतलब ये कि आप जो है ना इसको क्या करते हो, आप इसको मल्टीप्लाई करो। पर डे आपका काम होता है कितना, 8 होता है। पर डे आपका 8 आवर होता है, तो 8 8 64। तो इससे तकरीबन आते हैं 64 आवर जो है ना वो टोटल आते हैं, आपके वर्किंग हॉर्स आते हैं 64 हॉर्स। अब 64 हॉर्स आपका फुल टाइम इक्विवेलेंट है। ओके, 8 दिनों के लिए एक प्रोजेक्ट के लिए। अब इसके लिए आपने कितने एम्प्लॉइज लेने हैं, तो आपने जो है ना एम्प्लॉइज से कांटेक्ट किया। एक एम्प्लॉय आपके पास आ गया और वो फुल टाइम इक्विवेलेंट था। फुल टाइम मीन कि उन्होंने कहा कि मैं दिन में 8 घंटे काम कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ 3 दिनों के लिए अवेलेबल हूँ, 3 दिनों के लिए। तो 3 क्रॉस 8। तो इन्होंने जो है ना आपको टाइम दिया कितना, 3 8 24। तो 24 आवर जो है ना वो आपने पूरा की इसी एक एम्प्लॉय से। 24 आवर आपने एक एम्प्लॉय से पूरा की। अब आप ये जो बाकी घंटे हैं तकरीबन ये रहते हैं अभी 40 आवर्स। तो ये 40 आवर्स आपने किससे कंप्लीट किया, आपको दूसरा एम्प्लॉय मिल गया और दूसरे एम्प्लॉय ने कहा कि मैं काम करता हूँ लेकिन मैं फुल टाइम काम नहीं कर सकता, मैं पार्ट टाइम करता हूँ। पार्ट टाइम का मतलब है कि वो दिन में जो है ना 4 घंटे काम करते हैं। क्या करते हैं, 4 घंटे काम करते हैं। और मैं अवेलेबल हूँ मैं अवेलेबल हूँ हफ्ते में आप 5 दिन काम करते हैं, तो मैं 5 दिन के लिए ही अवेलेबल हूँ। तो 4 क्रॉस आप फिर जो है ना वो क्या करेगी, 4 क्रॉस तो आप 5 करोगे तो 5 4 20 20 आवर जो है ना इसके लिए कंप्लीट हो गई। तो 20 आवर्स और 24 आवर ये हो गई कितनी, ये हो गए आपके पास तकरीबन 20 और 24, तो ये हो गई 44 आवर्स। अभी आपके पास जो है ना 20 आवर रह गई। तो 20 आवर के लिए जो है ना आप एक आवर एम्प्लॉय जो है ना वो हायर करो, जो क्या हो, जो पार्ट टाइम हो। पार्ट टाइम का मतलब ये कि वो क्या हो, वो जो है ना वो आपको जो है ना करी दिन में जो है ना वो पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो। वो अगर पार्ट टाइम हो तो वो क्या करे, पार्ट टाइम हो तो उसके लिए जो है ना आप एक एम्प्लॉय जो है ना वो हायर करो जो आपको 5 दिन और काम करे। तो 5 दिन अगर उनने काम किया आपके लिए, 2 दिन आपकी छुट्टी आ गई उसमें, तो वो तो छुट्टी में 2 दिन चले गए ना। 5 दिन उन्होंने काम किया तो 5 4 20। तो आपने जो है ना 2 एम्प्लॉयज आपने सेलेक्ट की, 2 एम्प्लॉयज पार्ट टाइम एम्प्लॉयज आपने सेलेक्ट की। ओके, 2 एम्प्लॉयज पार्ट टाइम। 1 एम्प्लॉय आपने सेलेक्ट किया फुल टाइम, लेकिन वो फुल टाइम सिर्फ 3 दिनों के लिए अवेलेबल होता है। ओके, तो ये आपके पास जो है ना टोटल आएंगी 64 आवर्स वर्किंग।
तो फिर जो है ना आप डिजाइन करते हो इस तरह की वर्कलोड एनालिसिस जो है ना वो आप फिर करते हो इसके थ्रू। ओके, तो ये होता है कि फुल टाइम इक्विवेलेंट और पार्ट टाइम इक्विवेलेंट जो है ना वो आप किस तरह इसके बेस पे जो है ना आप वर्क को जो है ना एनालाइज करोगे, अपने रिसोर्सेज को जो है ना आप एनालाइज करोगे, और किस तरह जो है ना आप एम्प्लॉयज को जो है इसके थ्रू आप वो हायर करेंगे। तो ये होता है फुल टाइम इक्विवेलेंट एनालिसिस। अब फंक्शनल जॉब एनालिसिस में क्या होता है? फंक्शनल जॉब एनालिसिस में आप जो है ना एनालाइज करते हो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन जॉब एनालिसिस ब्रेक्स डाउन अ जॉब इनटू स्पोर्ट टास्क एंड एक्टिविटीज टू एस्टिमेट द टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर ईच टास्क। अब इसमें जो है ना फंक्शनल जॉब एनालिसिस में हम ये करते हैं कि एक काम को जो है ना हम क्या करें, एक जॉब को हम जो है ना उसके टास्क और एक्टिविटीज की बेस पे जो है ना वो एनालाइज करते हैं कि उसमें कौन कौन सी फंक्शंस है। तो उसी फंक्शन के लिए जो है ना फिर हम एस्टिमेट करते हैं कि इसके लिए कितना टाइम और एफर्ट जो है ना वो चाहिए कि इस फंक्शन को हम क्या करें, वो हम परफॉर्म करें। याद रखिए जॉब बेस्ड एनालिसिस में हम स्किल, नॉलेज, एफर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ पे फोकस करते हैं, लेकिन उधर हम टाइम का ख्याल नहीं रखते। इधर जो है ना फंक्शनल जॉब एनालिसिस में हम टास्क और एक्टिविटीज में और उस टास्क के लिए कितना टाइम चाहिए, कितना एफर्ट चाहिए, तो वो हम एस्टिमेट करते हैं। प्लेसमेंट जॉब एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि ह्यूमन एबिलिटीज, कितनी ह्यूमन एबिलिटी जो है ना एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए हमें दरकार है, वो ह्यूमन एबिलिटी, कॉग्निटिव एबिलिटी कितना चाहिए उसके लिए, साइकोमोटर एबिलिटी और फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स और जितनी भी एबिलिटीज होते हैं ह्यूमन एबिलिटी। तो वो एक काम को परफॉर्म करने के लिए, एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो ह्यूमन एबिलिटीज दरकार होते हैं, उसी ह्यूमन एबिलिटीज का एनालिसिस करना, उसके बेस पे एम्प्लॉयज को हायर करना, ये क्या होता है? प्लेसमेंट जॉब एनालिसिस सिस्टम होता है। जॉब स्कैन एनालिसिस में क्या होता है? फोकस ऑन पर्सनालिटी, डायनामिक्स एंड आइडियल कैंडिडेट प्रोफाइल फॉर स्पेसिफिक जॉब। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो है ना हम देखते हैं कि पर्सनालिटी डायनामिक्स को हम देखते हैं, और हम कहते हैं कि इस जॉब के लिए जो है ना कौन सा प्रोफाइल, कौन सा बंदा जो है ना वो बेस्ट होगा, कौन सा पर्सनालिटी बेस्ट होगा। तो उसी के लिए हम जो है ना उस पर्सनालिटी के वर्किंग स्टाइल को देखते हैं, उसकी वैल्यूज नीड्स को हम देखते हैं, जो कल्चर वैल्यूज होते हैं उसके इंटरेस्ट को देखते हैं, उसकी मोटिवेशन को देखते हैं। तो सिंपल ये कि जॉब स्कैन मॉडल में हम पर्सनालिटी डायनामिक्स की या पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि वो बंदा जो है ना उसकी पर्सनालिटी हमारी जॉब के साथ सूट करते हैं या नहीं करती। कॉम्पिटेंसी मॉडल में हम किस चीज़ को देखते हैं? डिफाइन द स्पेसिफिक स्किल्स, नॉलेज एंड बिहेवियर रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल जॉब परफॉर्मेंस। एक जॉब परफॉर्मेंस के लिए जो है ना कुछ कौन सी स्किल चाहिए, कौन सी नॉलेज और बिहेवियर एक इंसान में चाहिए। जैसे कॉम्पिटेंसी होता है, कितना एबिलिटी जो है ना वो इंसान में चाहिए एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए। तो इसी को जो है ना हम कहते हैं कॉम्पिटेंसी की बेस पे आप एनालिसिस करते हो। पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनर, आप स्टैंडर्डाइज सर्वेज आप करते हो, इसमें क्वेश्चन जो है ना आप लोगों से पूछते हो टू गेट डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्किल रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफिक जॉब। एक स्पेसिफिक जॉब के लिए कौन सी ड्यूटीज चाहिए, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सी स्किल्स है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन जब आप गैदर करते हो थ्रू क्वेश्चन है, तो इसको हम क्या कहते हैं? पोजीशन एनालिसिस। ओनेट मॉडल क्या होता है? ओनेट मॉडल जो है ना ये एक ऑनलाइन डेटाबेस सिस्टम है, और इसमें जो है ना डिटेल इंफॉर्मेशन होता है अबाउट द जॉब, जॉब या डिफरेंट जितने भी होते हैं, जितने भी क्या कहते हैं उसको, जितने भी पोस्ट होते हैं, जितने भी पोजीशंस होते हैं, तो उन सारे के बारे में, जितनी भी जॉब्स होते हैं उनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन एक ऑनलाइन डेटाबेस में होता है। और इसमें जो है ना 6 डोमेन्स होते हैं। इन्होंने ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होते हैं अबाउट द जॉब, वो जो है ना इन्होंने कितनी 6 डोमेन में जो है ना वो शामिल किए। फॉर एग्जांपल एक नर्स है, नर्सिंग पोस्ट है, तो नर्सिंग पोस्ट के हवाले से वर्किंग एक्टिविटीज इस नर्स की क्या होगी, नॉलेज इसके पास कितना होना चाहिए, स्किल्स कितना होना चाहिए, फिजिकल मेंटल एबिलिटीज इस नर्स के साथ कितनी होनी चाहिए, वर्किंग कंटेक्स्ट कौन सा होगा, किस कंटेक्स्ट में ये काम करेगा, और वर्किंग स्टाइल जो है ना वो कैसा होगा। तो ये जो है ना ये एक जॉब के बारे में जो है ना ये इंफॉर्मेशन इन डिटेल ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में जो है ना वो होते हैं। ओके, अच्छा, बेनिफिट्स ऑफ वर्कलोड एनालिसिस क्या होते हैं? सबसे पहले कम्युनिकेशन ईजियर बन जाता है। जब वर्कलोड एनालिसिस आप करते हो तो आप अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो क्रिएट होता है लोगों के बारे में, लोगों के दरमियान, और कम्युनिकेशन स्मूदन हो जाता है। वैलिडेशन, फेयरनेस जो है ना वो आते हैं आपके काम में, जो है ना फेयरनेस आते हैं, वैलिडेशन आते हैं कि आपने उस चीज़ को प्रॉपरली एनालाइज किया और फिर इम्प्लीमेंट किया। इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए आप इंफॉर्मेशन जो है ना आपके पास आते हैं कि आपने जो है ना कितनी लोगों को हायर करना है, कितनी रिसोर्सेज को आपने देनी है। नीड, इम्प्लीमेंट एंड सस्टेन, अब ये जो आप करते हो ना, तो चूज द राइट वर्कलोड एनालिसिस मेथड बेस्ड ऑन योर स्पेसिफिक नीड्स।
आप जो है ना अपनी स्पेसिफिक नीड्स के मुताबिक जो है ना आप राइट वर्कलोड एनालिसिस आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। वो क्यों, ये वर्कलोड एनालिसिस क्योंकि आपने वर्कलोड एनालिसिस कर लिया, आपको पता चला कि मेरी कितनी नीड्स है और उनको जो है ना कितने लेवल तक जो है ना उनको मैं क्या करूँ, उसके लिए कौन सा जो है ना वो वर्कलोड जो है ना वो वर्कलोड मॉडल जो है ना उनके लिए बेस्ट है। अच्छा, ये जो है ना एक शॉर्ट एग्जांपल है कि ये इनपुट होता है, ये थ्रू आउट, ये आउटपुट होता है। इनपुट ये आपका वर्कलोड है, क्या है ये आपका वर्कलोड है। और ये थ्रू आउट जो है ना ये वर्कलोड मैनेजमेंट है, ये क्या है, ये मैनेजमेंट है आपका। और ये आउटपुट आपका आउटकम्स आते हैं। तो ये वर्कलोड है, एम्बुलेंस है, रेफरल पेशेंट है, पेशेंट जो है ना रेफर करते हैं हॉस्पिटल में लेके आते हैं थ्रू एम्बुलेंस, या कोई प्रैक्टिशनर उसको रेफर करते हैं या स्पेशलिस्ट रेफर करता है, या खुद जो है ना वो आते हैं हॉस्पिटल, या जो है ना कोई इंटर हॉस्पिटल रेफरेंस होता है, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में आते हैं, या जो है ना मल्टीपल कैजुअलिटी डिजास्टर हो गया, या डायरेक्ट कंसल्टेंट्स के बाद जो है ना वो डायरेक्ट आते हैं। तो फिर जो है ना आपने उनको मैनेज किस तरह करना है, तो ये वर्कलोड मैनेजमेंट होता है। ट्राइएजिंग उसका करना है, इनिशियल असेसमेंट, इमीडिएट ट्रीटमेंट, हिस्ट्री टेकिंग, एग्जामिनेशन मॉनिटरिंग, फिर इन्वेस्टिगेशन, फिर स्टेबलाइजेशन एंड ट्रीटमेंट, और फिर मैनेजमेंट प्लान। तो ये आपका वर्कलोड मैनेजमेंट। आउटकम क्या आते हैं कि आपने ये सब कुछ कर लिया, तो आप या तो इस पेशेंट को आप एडमिट करते हो, या किसी दूसरे प्रैक्टिशनर को जो है ना रेफर करते हो, या स्पेशलिस्ट को रेफर करते हो, या किसी एजेंसी को जो है ना उसको रेफर करते हो, या आप ट्रांसफर करते हो किसी और उसमें किसी और हॉस्पिटल में जो है ना आप उसको ट्रांसफर करते हो, या LWBs जो है ना आप उसकी करते हो, या डिस्चार्ज जो है ना डिस्चार्ज प्लान आप उसके लिए प्रिपेयर करते हो, या जो है ना आप उसको या जो है ना वो क्या होता है, वो मर जाता है। तो ये क्या होता है, ये उसके जो है ना आउटकम्स आते हैं। फिर जो है ना प्रोडक्टिविटी में क्या होता है, प्रोडक्टिविटी में सिंपल, प्रोडक्टिविटी इज जनरली रिगार्डेड एज द मेजर ऑफ आउटपुट डिवाइड बाई, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि आउटपुट को जब जो है ना आप इनपुट से डिवाइड करते हो, तो ये आपका क्या बनता है, ये आपका बनता है प्रोडक्टिविटी। और एफिशिएंसी कि आप मिनिमम आउटपुट से आप मैक्सिमम आउटपुट को जो है ना, मिनिमम इनपुट से आप मैक्सिमम आउटपुट को गेन करो, तो ये क्या होता है, ये एफिशिएंसी होता है। ओके, और इसको हम कहते हैं कि डूइंग द थिंग्स राइट। तो चीज़ों को जो है ना आप सही जो है ना वो मैनेज करते हो, तो ये एफिशिएंसी होता है। मीन कि लेस इनपुट आपने जो है ना आउटपुट से ज़्यादा ली, तो चीज़ को आपने सही मैनेज किया। इफेक्टिवनेस आप काम को जो है ना कि कितनी सही काम को जो है ना आप परफॉर्म करते हो। ओके, इधर जो है ना ये नहीं देखा जाता कि ये काम जो है ना एफिशिएंसी में कि लीगल है, इलीगल है, ये जो है ना नुकसानदेह है, नहीं है। सिर्फ आपने जो है ना ज़्यादा आउटपुट इधर देनी। इफेक्टिवनेस में आप देखते हो कि ये जो है ना ह्यूमन के लिए बेस्ट है या नहीं है, लीगल है या नहीं है। तो ये इफेक्टिवनेस आपका, राइट थिंग्स आप करते हो, सही काम आप करते हो, और इधर काम को आप सही करते हो, ये नहीं देखा जाता कि काम सही है या नहीं है, लेकिन आउटपुट आप सही निकालते हो। ओके, जो चीज़ आपको दी जाती है वो आप करते हो। इधर जो है ना आप काम को देखते हो कि ये काम जो है ना ये मॉरली गुड है, एथिकली गुड है, लीगली जो है ना ये सही है नहीं है, ह्यूमंस के लिए बेस्ट है या नहीं है। तो इफेक्टिवनेस को, या ये जो काम मैंने परफॉर्म किया, ये वर्क मैंने परफॉर्म किया, तो इफेक्टिव वे में मैंने परफॉर्म किया या नहीं किया। जैसे कि आप जो है ना आपने कोई वो फॉर एग्जांपल आपने जो है ना एक हॉस्पिटल में आपने क्रिमिनलाइजेशन की, या वाइट एंड साइंस आपने ली फॉर एग्जांपल। अब वाइट एंड साइंस प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि आपने कितनी जो है ना कितना टाइम आपने लगा लिया, कितनी पेशेंट को आपने अटेंड किया, ये आपका प्रोडक्टिविटी है। एफिशिएंसी आपने जो है ना लेस टाइम में आपने मैक्सिमम पेशेंट को अटेंड किया, तो ये आपका एफिशिएंसी है। इफेक्टिवनेस आप जो है ना आपने मैक्सिमम पेशेंट को भी अटेंड किया, लेकिन साथ में आपने जो है ना उनकी वाइटल साइंस किस तरह ली, उसमें करेक्टेडनेस कितना है, तो ये फिर क्या है आपका इफेक्टिवनेस है। ओके, तो ये जो है ना ये क्या है, ये हमारा था वर्कलोड एनालिसिस। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पार्ट में जो है ना हम इन डिटेल से डिस्कस करेंगे नर्सिंग केयर डिलीवरी मॉडल को। तो नर्सिंग केयर डिलीवरी मॉडल की फिर डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, तो उसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।